हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में फिर से आपको सभी का स्वागत है। और मुझे पूरी आशा है कि स्वास्थ्य में आप मस्त होंगे और पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। चलिए आपके लिए बायोलॉजी का सेशन लेकर के आए थे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। 250 क्वेश्चन चलेगा। इसमें आपको 2 दिन का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला चुके हैं। इसमें आपका 3rd डे का लेकर आ रहे हैं। और जो विद्यार्थी बाबू इसका क्लास नहीं किए हैं डे 1 डे 2 का, तो आप कोई दिक्कत नहीं, उसको देख सकते हैं। तो आज से भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होने वाला है। आज से भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज बिना बात किए, बिना कोई टाइम पास किए, आपके पास क्योंकि समय कम है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका क्लासेस। जिसमें अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। इसमें 50 तक शायद आपका हो गया था बाबू। इसके बाद 51 क्वेश्चन देखते हैं। 50 में आप शायद क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो क्या निर्माण होगा? तब आपको हम सब बताए थे कि सब बनता है। पायरुवेट भी बनता है, और इसमें आपका पायरुवेट का विकास होता है, इथेनॉल बनता है, और इसके बाद CO2 बनता है, और सभी, इसमें सब के सब बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? क्वेश्चन है वायवीय श्वसन किस भाग में होता है। अच्छा ये बताइए, वायवीय श्वसन का अर्थ पता है कि ना आप लोग को? वायवीय श्वसन कहते हैं कि वह श्वसन जिसके पश्चात, जो मतलब वह श्वसन जो O2 रहेगा तब संपन्न होगा, उससे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो रुकिए, इसमें वह श्वसन जो O2 रहने के पश्चात संपन्न होता है, उससे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। और जो O2 के अनुपस्थिति में होता है, उससे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका नाम आप जानते हो, एक और नाम होता है ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं बाबू? इसको ऑक्सी कहते हैं। और वायवीय श्वसन जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, कोशिका भित्ति में नहीं, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया वही भाग है जिसमें वायवीय श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जमा होता है। इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं हम लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात निर्माण होता है। जब वायवीय श्वसन हो जाए तो ग्लूकोज का विखंडन हो तो उसके पश्चात क्या बनेगा? तो बताइए। तो जब श्वसन क्रिया वायवीय यानी कि मानव श्वसन करता है, वायवीय मतलब को ही ना, हम लोग O2 उपस्थिति में श्वसन करते हैं। जब O2 सांस लेते हैं तो हम लोग छोड़ते कौन चीज़? CO2 छोड़ते हैं। और जब CO2 छोड़ते हैं तो क्या CO2 खाली छोड़ते हैं? आप कभी आईना के सामने खड़ा होइएगा तो आपको श्वसन के साथ साथ उसमें देखिएगा क्या कि सांस के साथ साथ उस पर आईना पर वाष्प भी जम जाता है। और वाष्प जब जम जाएगा मतलब उसमें जल निकल रहा है, यानी कि CO2 निकल रहा है, जल भी निकल रहा है, और ऊर्जा भी साथ साथ मुक्त होता है। यानी कि वायवीय श्वसन के पश्चात तीनों के तीनों पदार्थ निकलता है। यानी क्या कह सकते हैं इसको? सभी के सभी पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पदार्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 53 प्रश्न बोलता है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान की क्रिया किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान की जो क्रिया होती है किस भाग से होता है? यानी किस क्रिया से होता है? परिवहन से होता है, विषण से होता है, प्रसरण से होता है, कि सभी से होता है? परिवहन तो जानते होंगे, जब किसी पदार्थ को एक स्थान से कहाँ जाते हैं? दूसरे स्थान। जो कोई पदार्थ लिए एक स्थान से कहाँ पहुँचा दिए? दूसरे स्थान, तो उसको परिवहन कहते हैं। लेकिन पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो क्रिया होती है वो किससे होता है बाबू? विषण से होता है। किस होता है? विषण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के किस अंग के द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान, गैस को लेके आना और गैस को यहाँ से फिर छोड़ देना, यह पत्तियों के किस भाग से होता है? तो आपको इसमें हो जाएगा, ऑप्शन दिया है कोशिकाएं द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, जाइलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा रुकिए। देखिए इसमें आपका प्रश्न इसमें हो जाएगा कोशिका के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, जाइलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है यह पौधे के पत्तियों के स्टोमाटा से होता है। जानते हैं? अच्छा ये बताओ तो, पौधे के पत्तियों आप देखे होंगे सर, पौधे के पत्ती इस टाइप को होता है। और जानते हैं पौधे के पत्तियों में इसके ऊपर थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा तो ऊपर छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। और यही जो छिद्र है ना, यह गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी गैस को लेके आता है, गैस को लेके छोड़ता है। सही बताओ तो, हम लोग के शरीर में कहीं भी छिद्र देखे हो कि नहीं? तो छिद्र, यदि छिद्र नहीं देखे हो तो समझ जाओ कि बाबू छिद्र होने की वजह से ही हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है।
यदि हमारे शरीर में छिद्र नहीं होता, क्या लगता है शरीर से पसीना बाहर निकलता? तो नहीं निकलता सर। शरीर से पसीना निकलने का बाहर रीजन होता है कि शरीर में जहाँ तहाँ छिद्र होता है, और इस छिद्र की जानते हैं बाहर से निकलता है पनिया, यानी कहने का मतलब कि छिद्र से निकलता है, और छिद्र हमारे शरीर में भी होता है। अच्छा, कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तो आप बताते होंगे कि वही डॉक्टर। अच्छा, बचपन में आपसे पूछा जाता होगा कि बताइए सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तो आप बताते होंगे ना वही जो सुइया दुआ देता है ना, तो दुखाता नहीं है ना, सुई देवे या चिचिया लगे, समझना कि वह डॉक्टर में बड़ी खराब है। बात समझ रहे ना, यानी कि जिसका सुई देने का तरीका आपके शरीर के छिद्र का ही हो, छिद्र से ही आपको सुई दिया बे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दर्द नहीं करेगा। झोटंगवा खाली इतना बुझाता है कि लेगा स्पीड बार रगड़ देगा और जहां मन तहां भोग देगा, तो जहां छेदवा है जही ना भोगेगा, और जहां छेदवा वहीं भोगेगा तो दुखाएगा नहीं, और जहां छेद नहीं वहां अगर भोगले है तो चिजाएगा नहीं आदमी। यानी कि छिद्र में यदि सुई जाए तो दर्द नहीं करता है। ऐसा कभी आप घटना देखे होंगे, मच्छर उच्छर काटता ना है तो कभी कभी मच्छर काटता तो वही लहरता है, कभी कभी देखें शरीर में शटल है आप लोग खून पी गया। यानी कहने का मतलब कि शरीर में यदि जहां पर छिद्रवा है वहीं मच्छरवा खून पी रहा है तो दुखाएगा उखाएगा नहीं सर, खाली वहीं आपको खून पी ले जा रहा है तो दर्द नहीं करेगा। लेकिन यदि जहां पर नहीं छिद्र है वहां एकदम जबरदस्ती सुनवा घुसले है, चिचियात रहे मम्मी के मम्मी पापा के पापा, तो सब ऐसा स्थिति हो रहा है तो समझना कि वहाँ जहाँ पर छिद्र नहीं है वहाँ पर डाल रहा है, तो वहाँ पर तो दुखेबे करेगा सर। यानी कहने का मतलब कि सर जैसे शरीर में हम लोग छिद्र होता है वैसे पेड़ पौधे के पत्ती में भी होता है। पत्ती में भी जहाँ तहाँ सूक्ष्म छिद्र होता है, बारीकी से देखिएगा छिद्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और यही स्टोमाटा है जो गैस को करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मतलब गैस को लेके आता है, गैस को फिर छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है एक कोशिकीय मूल रोम। एक कोशिकीय मूल रोम का क्या कार्य है सर? एक कोशिकीय मूल रोम के मतलब कह सकते हैं आप है मूल रोम यानी जड़ होता है। क्या होता है? जल। बोला कि एक कोशिकीय मूल रोम का क्या कार्य है? एक कोशिकीय जो मूल रोम होता है इसका क्या कार्य है? जल का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना, वायु का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। ऐसा थोड़ा बता देते। देखिए आप पेड़ पौधा यदि देखे होंगे तो अच्छा बात है, नहीं देखे हैं फोटो मतलब पढ़े में ना देखे होंगे, वैसे तो देखे किए होंगे। देखिए जैसे कि पेड़ पौधे आप देखें, ये जो मूल रोम यानी ऊपर होता है तो नीचे होता होगा, नीचे होता जड़ है तो नीचे होता होगा। इसका जड़ का काम है कि नीचे से जो भी खाना उना होता ना है ये ग्रहण करता है और लेके जाता है पत्तियों के पास, और पत्ती जो है खाना बनाता है और पौधे के सही भाग तक पहुंचाता है। तो जो मूल रोम है जड़ से लेगा तो कुछ लेगा, तो जल तो लेवे करता है, यहू लेता है, लेकिन आपको दोनों में सबसे बढ़िया ऑप्शन पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा आपका? खनिज लवण का अवशोषण करता है। कौन? एक कोशिकीय मूल रोम है जिसका कार्य कोशी है, तो खनिज लवण का अवशोषण करना काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें बाबू आपका है कि पौधे में जंतुओं के अपेक्षा श्वसन दर होता है, यानी धीमी होता है, तेज होता है, समान होता है, बहुत तेज होता है। अच्छी बताओ तो कभी आप बगीचा से गुजरे हो या किसी पेड़ पौधे से गुजरे हो तो कभी सुने हो कि पेड़ पौधा पूरा सांस लेके एकदम भोकार मार रहे है, चिचिया रहा है, एकदम आवाज़ कर रहा है खूब सांस लेने में, तो कहीं से आंधिया आता है इससे आवाज़ नहीं करता है का? तो आंधी उसका बाहरी हवा है, वो कभी पेड़ पौधा सांस लेगा तो आवाज नहीं करता है। लेकिन यही बताइए कहीं गली में घूम रहे हैं और एक बाबा के रूम के पीछे पहुंच जाए तो अब देखिए कहाँ भोका मार रहा है, ऐसा भोका मारता है कि यदि बाजा लगा दे तो लगता है तुतरिया बाजा बजते रहेगा। तो सब वो स्थिति होता है। तो मतलब उसमें कहने का मतलब कि मानव के या किसी जंतु का श्वसन गति अधिक होने की वजह से इसमें साउंड करता है, साउंड कर रहा है मतलब उसका क्या है? गति अधिक है सर। किसके अपेक्षा? पेड़ पौधे के अपेक्षा। पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया बहुत धीमा होता है, वो कितना ही जोर से सांस लेगा आवाज नहीं करता है सर। आवाज कर रहा है तो समझिए जंतु आवाज करता है। यानी कि कहने का मतलब आपसे पूछा गया है कि पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन गति अधिक होता है कि धीमा होता है? तो पौधे में श्वसन गति क्या होता है? वो धीमा होता है। जंतु में क्या होता है? अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। बाद क्वेश्चन अगला प्रश्न है, श्वसन गैस का परिवहन नहीं होता है। श्वसन गैस का परिवहन किस में नहीं होता है? मानव में नहीं होता है, जंतुओं में नहीं होता है, पौधे में नहीं होता है, कि सभी में नहीं होता है? अच्छा बता तो मानव में तो आप देखे होंगे, मानव में क्या होता ना है कि मानव में हम लोग नाक से सांस लेते हैं और जाता है कहाँ? फेफड़ा में जाता है। यानी कि यहाँ से वहाँ गैस गया ना, तो गया तो यहाँ परिवहन होबे किया। आप बताइए जंतु, हम लोग जंतुओं में से तो आते हैं, जंतुओं श्रेणी में तो हम लोग हैं, मानव है, भैंस से बकरी सब तो जंतुओं में आता है। तो अब बोला पौधा, क्या कभी देखे कि मानव पौधे का नाको होता है लम्बा लंबर? कि कभी गए हैं तो देखें कि नाक तक लटकल है और सांस ले रहा है, कहीं आप उसका नजदीक गए तो तीर लिया पीछे में है, उसके पास नाक नहीं होता है सर, वो सांस उस नहीं खींचता है। तो पौधे सांस नहीं लेता है, और सांस लेगा भी तो उसका कहीं गैस का स्थानांतरण नहीं होता है, पतिये में ही सांस लेता है, वहीं खाना बना देता है और वहाँ से सभी
पौधे के सभी भागों तक खाना पहुंचाता है। यानी पत्ती में ना ही नाक होता है, नहीं फेफड़ा होता है। यदि होता तो नाक से हवा लेता, फेफड़ा में पहुंचाता ना। यानी कहने का मतलब पौधे में श्वसन गैस का परिवहन सुविधा नहीं होता, यह गैस यहाँ से वहाँ तक नहीं जाता। किसमें? पौधे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीवों में जो गैस का आदान प्रदान होता है, जो गैस यहाँ से वहाँ जाता है, किस मतलब किस क्रिया से जाता है? अभी तो बताया था आपको, विसरण से विसरण क्रिया ही है जो एक कोशिकीय पौधे में गैस को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीटों में जैसे कि टिड्डा हो जाए, तिलचट्टा हो जाए, श्वसन हो जाए, यह किस अंग के द्वारा सांस लेता है? सर किस अंग के द्वारा होता है? श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा होता है? ठीक है, इस सब में तो आपको काम बोलेगा फेफड़ा, तो कीट में फेफड़ा नहीं होता है, न सूंड होता है। किसके सूंड देखे, लम्हल सूंड अटकल है, नहीं रहता सर। न गिल्स होता है, गिल्स तो मछली में होता है। तो किससे होगा? श्वास नली या ट्रैकिया से सांस लेता है कीट। जैसे कि टिड्डा ये सब हो गया ना, सांस किससे लेगा? श्वास नली या ट्रैकिया से लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, मछली में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मछली आप जानते होंगे, मछली कहाँ होता है? आकाश में उड़ता है का ना? मछली कहाँ रहता है? सब पानी में रहता है। मछली सांस किससे लेगा? नाक से लेगा, सूंड से लेगा, गिल से लेगा या त्वचा से लेगा? तो मछली सांस किससे लेता है बाबू? गिल से सांस लेता है। ठीक है, किससे लेगा? गिल से सांस लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मेढक में श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा होता है? जो मेढक सांस लेता ना है, वो तीनों से लेता है। उसके फेफड़ा भी रहता है, उसमें त्वचा भी से सांस लेता है, मुख्य ग्रसनीय द्वार से सांस लेता है, यानी सभी से लेता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेढक का, मेढक फेफड़ा से भी सांस लेगा, त्वचा द्वारा, मुख ग्रसनीय द्वारा और सभी द्वारा। किसी किसी में खाली त्वचा लिखा होता है, तो वो कब? जब जमीन के अंदर धस जाए तब। आप देखें, वो कभी कभी वैसे देखा जाता है कि मेढकवा जो है ना, खास करके वह दिखाई देता है बरसात के मौसम। तो बरसात के मौसम में दिखने का कारण है, बरसात के मौसम में दिखने का यही कारण है कि मेढक पूरा साल भर शांत रहता है और जाता कहाँ है? तो जमीन के अंदर ठंडा जगह कहूँ दे करके उस जमीन के अंदर दब जाएगा। और उसके बाद अगला जब बरसात के मौसम आएगा तो वह प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए वह मेढक बाहर निकलता है और बाहर निकल करके टर टर की आवाज़ करता है। तो वह अपने अगला युग्मक को ढूंढता है, अपने अगला जोड़ी को ढूंढता है। नर है तो मादा ढूंढेगा, मादा है तो नर ढूंढेगा। और ढूंढने के पश्चात वह टटर के आवाज़ बोला क्यों करता है? तो बोलिएगा वही कि टटर की आवाज़ करता है अपने युग्मक, अपने जोड़ी को ढूंढने के लिए। ठीक है, और उतना दिन रहता नीचे है, तो जब तक नीचे रहेगा श्वसन क्रिया किससे करेगा? त्वचा से करेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे मेढक कहाँ चल जाता है? तो बोलिएगा ठंडा प्रदेश में चल जाता है। जहाँ ठंडा प्रदेश नहीं, ठंडा जगह पर, कहूँ ठंडा जगह ढूंढेगा और वही जमीन में धस जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या मैं आपसे बोलागा कि मेढक में श्वसन क्रिया किस अंग से होता है? तो सब बोलिएगा, सब से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सरीसृप। सरीसृप समझते हो? सरीसृप यानी रेंगे वाला, हवाई वाला, सांपवा वाला, शेषनाग सीधे। सरीसृप यानी क्या होता है? शेषनाग, जो रेंगता उगता है ऐसे वाला। सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी, स्तनधारी यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, आदि बड़े जंतु किसके द्वारा शोषण करता है? यानी किस अंग के द्वारा शोषण करता है बड़े बड़े जंतु? तो जो बड़ा बड़ा के बात हो ही रहा है, तो बड़ा में हम ही नहीं आते हैं का? हमने को एती को लोग नहीं करते हैं, चश्मा लगाया पड़ता है, हम ऐसे दिख जाते हैं। यानी सांस किससे लेंगे हम लोग? जंतु में हम लोग भी आते हैं, फेफड़ा से सांस लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास नली बना होता है। श्वास नली किसका बना होता है? अच्छा, श्वास नली की बात करते हैं तो पहले बता तो कभी हड्डी उड्डी देखा है? हड्डी खाना खाता बाबू, खाना खाते होंगे आप लोग, तो मतलब मुर्गा कभी खाया होंगे, मुर्गा खाया होंगे तो जानते हैं जो आप दबाए कड़ कड़ के आवाज़ कर रहा है, उसमें ना हड्डी है, अस्थि है, अस्थि। आज जिसको आप दबाए कड़ कड़ नहीं, कच कच की आवाज़ किया है, तो यही मुँह पर रहता है ऐसे, उसको कहते हैं हम लोग उपास्थि कहते हैं। जैसे कान में भी अस्थि होता है, लेकिन अस्थि इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, उसको उपास्थि कहते हैं। आज जिसको मोड़ना के बाद टांगे पड़ जाए, समझना कि वो अस्थि है। तो आपको बोला गया कि श्वास नली जो है, जो श्वास नली है, यह किसका बना होता है? अस्थि का या उपास्थि का? मांसपेशियां तो सब अंग में रहता है, मांसपेशियां छोड़िए इसको, इनमें से कोई नहीं तो बात है। अस्थि का कि उपास्थि का? अस्थि होता तो श्वास नली का हम लोग मोड़ लेते हैं, हम लोग सब डांस के चलते हैं। देखिए कुछ टूट रहा है कहा कि कभी देखें कि घेंची में बस श्वास नहीं टूट गया है तो क्या प्लास्टर हुआ है? ऐसा नहीं होता है। यानी कि श्वास नली किसका बना होता है? उपास्थि का। इसको अब लचीलापन मोड़ भी सकते हैं। ये कान हम लोग 28 रहते हैं, कहीं टूटा है, इसका कान कवर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पिटाते उठाते नहीं बचपन में पिटाई की वजह है कि यही करमा इठे पड़ता था, समझ बतिया। यानी कि किसका बना होता है बाबू? उपास्थि का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है इसमें, ऑक्सीजन युक्त गैस जब फेफड़ा में आता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त गैस जब फेफड़ा में आएगा, बताइए तो हम लोग O2 गैस जब नाक से लेंगे फेफड़ा में, O2 गैस नाक से कहा जाएगा फेफड़ा में, तो जब फेफड़ा में जाएगा तब बताइएगा उसे क्या कहते हैं? मतलब ये बताओ कि जब वो शोषण क्रिया की है, कहने का मतलब यही है कि जब O2 गैस हम लोग शोषण क्रिया की है, जब गैस लिए नाक से तो उसको हम बोलते हैं प्रश्वास। सांस लिए तो प्रश्वास, और सांस छोड़े तो क्या बोलेंगे उसको? उच्छ्वास। और दोनों साथ किए तो बोलते हैं स्वच्छवास। सांस लिए भी और सांस छोड़े भी तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसको स्वच्छवास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बोला इनमें से कोई नहीं, तो इसमें नहीं, क्या हो जाएगा बताओ तो? फेफड़ा में जब आता है तब उसे क्या कहते हैं बताइए, तो उसे क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग प्रश्वास कहते हैं। जब सांस लेते हैं तो इसका बोलते हैं प्रश्वास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है किसमें क्वेश्चन में कि जब CO2 गैस मुक्त नसिका से बाहर निकलता है, जब सांस लिया था प्रश्वास और जब निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, उच्छ्वास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए इसमें बोलता है जब RBC का हीमोग्लोबिन O2 से संयोग करता है तो क्या कहलाता है? ध्यान देना है आप। जब देखिए हमारे शरीर में पता होगा हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को बनाए रखता है, यदि रक्त के रंग को लाल बनाने में सहायता करता है। यानी किसी रक्त का रंग लाल है, वो लाल होने का मुख्य कारण कौन सी है बाबू? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यानी लाल है तो कौन है, किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जब हीमोग्लोबिन का संयोग O2 से होगा, किससे होगा? O2 से होगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब यही हीमोग्लोबिन का संयोग CO2 से होगा, CO2 से, किससे होगा? CO2 से, तो उसका बोलेंगे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। यानी कि जब O2S का मिलाप हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2S का मिलाप हो हीमोग्लोबिन का तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। आपसे क्या पूछा है कि RBC का हीमोग्लोबिन किससे संयोग कर रहा है? O2 से। तो जब O2 से मिलेगा तो क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि जब रुधिर का हीमोग्लोबिन CO2 से संयोग करता है, तो बताएं कि जब O2 से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 से मिलेगा तब कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन में कितना हो गया? बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? अभी तो बताए थे बाबू, आप समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। अभी बताए थे सांस ले रहे हैं तब प्रश्वास, छोड़ रहे हैं उच्छ्वास, और दोनों क्रिया साथ साथ हो रहा है। लिए भी छोड़े भी, लिए भी छोड़े भी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वच्छवास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है आपका है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने के कारण पायरुवेट किस में बदलता है? मतलब O2 की अनुपस्थिति में, अभी बताया थे शुरुआत, पहला क्वेश्चन था इसका आज का, कि O2 रहेगा और जो शोषण होगा उसको हम ऑक्सी शोषण कहते हैं, और O2 न रहेगा तो होगा उसको अनऑक्सी कहते हैं या अवायवीय कहते हैं। अवायवीय यानी O2 न रहेगा तब संपन्न होता है। यानी कहने का मतलब आपको बोला कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय शोषण में जब पायरुवेट का विखंडन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। तब आप मारिएगा ऑप्शन का चीज लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जीवों में हीमोग्लोबिन के शोषण रंजक नहीं होते हैं? जिसमें हीमोग्लोबिन के शोषण रंजक नहीं होते हैं तो इसमें आपको बोला जाएगा तो मनुष्य तो नहीं होता है, जंतु भी नहीं होता, किस में होता है? कीट में हीमोग्लोबिन का शोषण रंजक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है शोषण कैसा प्रक्रम है? शोषण जो है यह कैसा प्रक्रम है? अच्छा ये बताओ तो, अभी आप लोग इसके कहीं केमिस्ट्री क्लास कर रहे होंगे तो पता होगा आप लोग को, केमिस्ट्री क्लास में पढ़े होंगे ऑक्सीकरण पढ़े हुए हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? एक और पढ़े होंगे अवकरण किसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ तो बाबू, अवकरण ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो पता होगा कि जब O का संयोग होता है, O का संयोग हो तो ऑक्सीकरण, और O का वियोग हो, वो हट जाए तो उसको बोलते हैं अवकरण। जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण और वो हटेगा तो क्या हो जाएगा? अवकरण। बता दो शोषण क्रिया में हम लोग O2 लेते हैं कि छोड़ते हैं? O2 लेते हैं, और जब लेंगे तो सटेगा ना, और सब सटेगा तो बताइए ऑक्सीकरण क्या अवकरण? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। और अवकरण को क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला शोषण कैसा प्रक्रम है, तो O2 संयोग होता है, इसलिए यह कैसा प्रक्रम है सर? उपचयन प्रक्रिया है। ठीक है, अगला देखिएगा बाद प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रक्रम है? जो प्रकाश संश्लेषण है यह कैसा प्रक्रम? तो बताइए तो O2 हम लिए और हम लोग ठीक उल्टा काम करता है कौन? पेड़ पौधा। वो क्या O2 लेता है कि छोड़ता है? वो छोड़ता है।
वो छोड़ रहा है O2 ना, तभी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और हम लोग की जिंदगी अभी जिंदा है सर। पेड़ पौधे को अनुकूलता बनाए रखने के लिए हम लोग पेड़ पौधे कटौती पर भी रोक लगा दिए हैं कि उसका काटेगा तो अपराध है सर। पेड़ पौधे को नहीं काटिए, पेड़ पौधे लगाइए ताकि हमारा जीवन बढ़ते रहे, जीवन घटे उठे के चांस नहीं रखे। तो देखिए इसमें कहता है कि इसमें O2 गैस का वो त्याग करता है, हम ग्रहण करते हैं। जब O2 को त्याग किया तो उपचयन किया, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए एक कोशिकीय एवं सरल बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं सरल बहुकोशिकीय जीवों में पदार्थ का परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है? जो अभी तो बताए थे, जब एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, पदार्थ को यहाँ से वहाँ जाएगा शरीर में तो किससे जाएगा? विसरण से जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा होता है? देखिए तो हम थोड़ा सा को बता देते हैं हल्के से। देखिए पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। भोज्य पदार्थ का संवहन करने का मतलब, देखिए पहले आप पौधा देखे होंगे, अभी एक आप फोटो बनाए थे, पहले वो बनाए थे। देखिए इसमें आप जानते हैं कि जड़ होता है, ऊपर पत्ती होता है। ठीक है, आप पेड़ पौधे में जानते हैं कि ऊपर पत्ती है, नीचे जड़ है। जड़ का काम एक ही है कि जो पदार्थ है ना यहाँ से खींचता है, और यहीं से जानते हैं वो तार लगल होता है। मतलब तार नहीं कहते हैं कि किसी पेड़ पौधे में पदार्थ को यहाँ से वहाँ जो ले जाएगा, उसके लिए दो अंग होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। पहला क्या होता है? जाइलम, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम का यही काम है कि पदार्थ को पेड़ पौधे में यहाँ से वहाँ ले जाना और वहाँ से यहाँ ले आना, मतलब यहाँ से वहाँ स्थान परिवर्तन करता है। तो जानते काम में जड़ में होता है वो जाइलम। जो जाइलम क्या करता है कि इस यहाँ से जड़ से जो भी खाना का होता है अवशोषण, जल लेगा या किसी तरह का खनिज लवण लेगा, उसको लेकर के पत्ती में पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाएगा? पत्ती में पहुँचाएगा। ठीक है, और पत्ती का क्या काम है कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाता है। अब भोजन बना करके इसको भोजन बनाता है सर, आप बना करके इस पौधे के सभी अंग में पहुंचाता है, और जो पहुंचाता है उस अंग का नाम फ्लोएम है। क्या नाम है? फ्लोएम। जो यहाँ से खाना लेकर पहुंचाएगा पत्ती तक वो होता है जाइलम। आप पत्ती बनाएगा खाना, और पत्ती से जो बना वो खाना रहेगा वो पहुंचाएगा फ्लोएम सभी अंगों तक, वो कौन होगा? फ्लोएम होगा। यानी आप एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। अच्छा बताओ तो आप लोग को बताइए इसका एग्जाम्पल, यदि इसको हम जैसे में बता दे, इसको पापा नहीं छोड़िए, भैया से कहते हैं, पापा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको भैया से यदि बोध करते हैं, भैया से, तो इसको भाभी कह सकते हैं। आप कहीं से ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो देखिए भैया काहे कहेंगे? काहे कि जानते हैं भैया कम ही बाहर से कमाएंगे, कमा के जितना भी रसम पानी है ना वो ले करके आएंगे और ले करके यहाँ से जाए किचन में जमा करेंगे। भैया का काम यही ना है, जो जेंट्स है उनका काम यही ना कि बाहर से कमाए, कमा जा किचन में जमा करें, और किचन में जो खाना बना के सबको देते हैं वो भाभी ना होते हैं कि भैया देते हैं, भाभी देते ना है। तो जो खाना दे रहे हैं वो कौन हुआ? फ्लोएम। यानी कि यही भाभी है और यही भैया है। लेकिन भैया भाभी इसको मत कहिएगा, इसको पापा कह सकते हैं, इसको मम्मी कह सकते हैं, इसको फूफा कहते हैं, इसको फुआ कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है बबुआ? देखिए आप इसमें से जो विद्यार्थी एकदम कमजोर है, जिसको एकदम नाउम्मीद हो चुका है, उसी को सर उसी के लिए सेशन चालू किए थे। जो तेज विद्यार्थी है उसके लिए तो हम जानते हैं कि वो तेज विद्यार्थी कैसे न कैसे उसको निकाल लेगा। उसके लिए तो और गदत बात है कि हम विशेष पढ़ रहे हैं, उसको बायोलॉजी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है सर। जो विद्यार्थी एकदम कमजोर है, लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, एकदम उम्मीद छोड़ दिया है कि हमारे अभी लगता है कि बायोलॉजी नहीं हो पाएगा, आपको विश्वास दिलाते हैं कि बायोलॉजी क्लास कीजिए। आप जब भी नेगेटिविटी आपके मन में आवे तो बस इतना ही समझना कि सर हमको आगे ये हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उनके लिए हम तैयारी करें। यानी कहते ना, देखिए जब भी किसी काम को करना हो तो आप अपने अंदर एक हौसला बना के रखिए। इसी पर एक लाइन कहते हैं सर कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बस समझ रहे? यानी कि मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। यानी कि आप यदि आप इतना तक आप सोच सके हैं कि हम बिहार टॉप की श्रेणी में आ जाते हैं तो आ जाइएगा सर। आप जो लगता है कि हम इस बार नैया हमारे पार नहीं रहेगा, आप यदि चाहते हैं, अपने मन में ठान लिए कि नैया हम पार लगा देंगे, फर्स्ट डिवीजन ला देंगे, समाज को दिखा देंगे कि हम क्या है, हमें कितना दम है, तो आप चाहिएगा तो कर सकते हैं। इसलिए सर पूरा एनर्जी के साथ है, ऐसा दोबारा ऐसा समय कभी नहीं आए कि आप चाहें कि हम बाद में पछतावा हमसे हो पाए कि हम ऐसा मेहनत नहीं किए थे। वैसा कसर मत छोड़िए। आप में जितना एनर्जी है पूरा एनर्जी लगा करके तो पढ़ाई में लगे रहिए, ताकि दोबारा पछतावा नहीं हो कि जब हमारा समय था 10वां का हम नहीं पढ़ पाए और हमारी पढ़ाई नहीं होने की वजह से हम इतना सफल नहीं हो पाए। हमारा साथी है वो आगे बढ़ गया है, हम अभी यहीं पर लटकल हैं। ऐसे समय नहीं आवे सर, उसके लिए पहले ही आज से तैयार रहिए। 10वां पहला चरण होता है, 10वां के बाद आइए से, उसके बाद धीमे आगे सीरीज बढ़ते रहेगा सर।
तो आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का क्वेश्चन इसमें है 75 नंबर क्वेश्चन है, मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है, किस भाग के द्वारा होता है। अभी तो बताए थे कि जो जड़ से जो जल को खींचता है वह कौन खींचता है, जड़ खींचता है ना। जड़ को हम क्या बोलते हैं, मूलरोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूलरोम। और मूलरोम के द्वारा जल का क्या होता है सर, खींचा होता है। ठीक है, बहुत थैंक यू। आप इस वीडियो को आप अपने साथी तक शेयर कीजिए ताकि आप लाभ उठा रहे हैं और उन विद्यार्थी जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, लगता है कि हम विद्यार्थी बायोलॉजी में हमसे बड़ी डिफिकल्ट रहा है, किसी संस्थान के विद्यार्थी हो उसको हमसे जुड़ने का एक सलाह दे। वो कहे कि चलो बायोलॉजी का कम से कम सब्जेक्टिव नहीं हो पाया, ऑब्जेक्टिव आप उसको पूरा करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन छूटे वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो भी बताएंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव का रीजन बताएंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव का हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हुआ था कैसे हुआ, आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। 3 वीडियो में आप देखे होंगे। अगला भी इतना भी जो भी आएगा क्वेश्चन, उस सब क्वेश्चन का प्रत्येक रीजन हम आपको बताते चलेंगे। तो आपको इसमें कोई कीमत तो ना लगी थी बाबूगा कि ये यदि शेयर कर दूँ तो कोई घाटा उठा नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा वीडियो के जितना देख लिए हैं वो कहीं अपने साथी तक शेयर कीजिए और जो इसका लाभ नहीं उठाए हैं उसको लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।